नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विथ बीरू सर में। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का सेट 4 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1, सेट 2, सेट 3 को देख चुके हैं। अभी तक जो भी स्टूडेंट्स सेट 1, सेट 2, सेट 3 को नहीं देखे हैं, जा करके एक बार ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, लिखित में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण है ना। तो सबसे हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर्थिक क्रिया होता क्या है ना। तो आर्थिक क्रिया हम उस क्रिया को कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, आर्थिक क्रिया को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 4 सेक्टर में इसको डिवाइड करते हैं। पहला है उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो डी है, ठीक है, वो आपका वस्तुओं का उपभोग है ना, वस्तुओं का जो विनिमय है वो आपका इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बता रहा है कि संसाधनों के वितरण की समस्या का संबंध किस केंद्रीय समस्या से है ना। तो जो अर्थव्यवस्था में है ना 3 प्रकार की केंद्रीय समस्या होती है। पहला केंद्रीय समस्या क्या उत्पादन करना है, दूसरी समस्या है कैसे उत्पादन करना है, और तीसरी समस्या है किसके लिए उत्पादन करना है। तो हम आपको दिखा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है कैसे उत्पादन करना है ना, वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। साधनों की मितव्ययिता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, मितव्ययिता से क्या तात्पर्य है। तो आप ऑप्शन देखो, इस ऑप्शन नंबर ये है साधनों का उपभोग करना, साधनों को उपभोग नहीं करना, साधनों का अपव्यय करना, साधनों को कंजूसी से प्रयोग करना, और डी है साधनों का उत्तम प्रयोग करना। ठीक है। तो इसका जो मितव्ययिता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्तियों दोनों का स्वामित्व होता है। देखिए क्वेश्चन को समझेंगे। सरकार और निजी व्यक्तियों कहने मतलब कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। ठीक है। और किसकी बात कर रहा है, तो अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है। तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो हमारा नहीं है, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी नहीं है, और केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी नहीं है। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है जिसमें सरकार और निजी व्यक्तियों दोनों का स्वामित्व होता है, दोनों का अधिकार होता है। दोनों एक प्रकार से आपको पता होनी चाहिए कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है, भारत का अर्थव्यवस्था, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ना ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ना ही समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अर्थव्यवस्था का दुर्लभता संबंधी विचार किसने दिया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपका सेट 3 में था। ठीक है, और हर एक ऑप्शन को हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए अल्फ्रेड मार्शल जिन्होंने कल्याण संबंधी परिभाषा दिया था, ऑप्शन नंबर ये बता रहा है। अब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एडम स्मिथ, इन्होंने अर्थशास्त्र को धन केंद्रित संबंधी परिभाषा दिया था। और इससे पहले अर्थशास्त्री थे, मतलब कि एडम स्मिथ ये पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया था, इसलिए इन्हें अर्थशास्त्र के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है वो क्या बता रहा है कि लियोनिस रॉबिन्स जिन्होंने अर्थशास्त्र का दुर्लभता संबंधी विचार दिया था और अर्थशास्त्र को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। लेकिन इसके आगे हमें और कुछ जानकारी है कि जो लियोनस जो रॉबिन्स है ना, जिन्होंने दुर्लभता के संबंधी विचार दिए थे, उनका जन्म जो है, ठीक है, उनका जन्म
1898 1898 में कहाँ पे हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ को याद रखेंगे, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। और साथ ही साथ इनकी एक पुस्तक है, जिसका नाम है एन एन ए, है ना, एन ऑन द एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस नेचर एंड सिग्निफिकेंस नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक ठीक है, साइंस। जो आपका ये बुक है ना, ये बुक आपका 1936 में आया था, सॉरी 36 नहीं 32 में आया था, है ना। तो इसको आप याद रखेंगे। और इस पुस्तक में उन्होंने थ्री मतलब 3 तरह का एक प्रकार से क्या किए थे, स्टेटमेंट दिए थे। ठीक है, कि स्टेटमेंट क्या क्या दिए थे याद रखेंगे, कि मानव की जो आवश्यकता है वो क्या है, असीमित होती है। दूसरा स्टेटमेंट क्या था, कि आवश्यकता की तुलना में संसाधन सीमित होती हैं। हमारी जितनी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, संसाधन क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग संभव है। देखिए, संसाधन का अगर हम यूज करते हैं तो ऑप्शनल हमारे पास क्या होती है, एक प्रकार से उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, ऑप्शनल उसका यूज कर सकते हैं। इसलिए आप राइट आंसर को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है कि उपभोक्ता कौन होते हैं। ठीक है, उपभोक्ता कौन होते हैं, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यानी कि कंजप्शन जो करने वाले होते हैं, है ना, वो कौन होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। आप एक बार ऑप्शन को पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी होगा। ठीक है, कि अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करने वाला, जो अपनी नीड्स को, अपनी जो है ना नीड्स है उसको एक प्रकार से फुलफिल करने के लिए जो वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रयोग किया जाता है, उपभोग किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मांग का नियम लागू होने का कारण क्या है ना। तो आप देखेंगे इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। देखिए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी जरूरी है, आय प्रभाव भी जरूरी है, और प्रतिस्थापन प्रभाव भी जरूरी है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बता रहा है, कि यदि एक वस्तु की कीमत कम होने से उस वस्तु पर उपभोक्ता का व्यय अधिक हो जाता है, तो कीमत की मांग की कीमत लोच होगी, है ना। मांग की कीमत लोच हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसको आप समझ सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर, एक से अधिक। अब कैसे होगा एक से अधिक, इसको हम समझेंगे। देखिए, हम पहले समझेंगे कि मांग की कीमत लोच होती क्या है ना। तो मांग की जो कीमत लोच होती है वो जब क्या होता है, कि जब किसी एक वस्तु, है ना, की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में अधिक अनुपातिक परिवर्तन हो जाती है, अधिक से अनुपातिक परिवर्तन हो जाती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रकार से इकाई से अधिक लोचदार मांग, है ना। आप देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन होगा एक से अधिक, मतलब कि इकाई से अधिक लोचदार मांग कहते हैं, इलास्टिसिटी, है ना, इलास्टिक, और मोर देन यूनिट्स, इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं उसको। ठीक है, आप एक प्रकार से, है ना, अभी आपको हम इसको दिखाते हैं। मान के चलिए कि अगर हम प्राइस ले लेते हैं 5, ठीक है, और एक प्राइस ले लेते हैं 4। अब देखो, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि एक प्रकार से कमी हो रहा है, ठीक है, कीमत में कमी हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी क्या हो रहा है। ठीक है, क्वांटिटी 10 पहले था, मतलब 5 रुपये जब उसका कीमत था तो हम 10 क्वांटिटी खरीदते थे, लेकिन जैसे ही कीमत 4 रुपया हो गया, क्वांटिटी क्या कंटेनर के हम लोग बढ़ा दिए, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि हमने क्या किया, 5 क्वांटिटी को
बढ़ा लिया। मतलब क्या है कि अगर किसी वस्तु में किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा सा 1 रुपये भी कम होता है तो उसका जो हम उपभोग करते हैं, नहीं उसको क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, वो इस प्रकार से क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप इसको हम ग्राफ से भी दिखा सकते हैं। देखिए ग्राफ से आप देखिए कि अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस है, ठीक है। आप देखिए अगर हम कीमत, इधर आपका प्राइस हो जाएगा, इधर आपका क्वांटिटी हो जाएगा, है ना, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। आपका किधर कीमत है, देखिए अगर हम कीमत 5 रखते हैं, ठीक है, तो आप देखो ये आपका हो गया मात्रा 10। लेकिन अगर हम कीमत 4 कर देते हैं तो ये जो मात्रा है वो आपका बढ़ करके ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि ये आपका 15 हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर चेंज हो रहा है किस में, कीमत में, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब कि एक प्रकार से कम हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो चेंज इन क्वांटिटी है वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। मतलब अगर हम इसे, ये एक प्रकार से क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, डिमांड रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो देखोगे आप कि इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा, मोर देन 1 हो जा रहा है। ठीक है, इसको, इस फिगर को आप याद रखेंगे और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बता रहा है कि यदि एक वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष y के समांतर खींची गई है तो इसका तात्पर्य है कि उस वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान होगा। ओह अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। ये क्या बता रहा है कि अगर कोई एक वस्तु है और उसका मांग रेखा कीमत अक्ष के समांतर हो जाए तो हम लोग क्या देखते थे, ये आपका प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गया। अब इसके समांतर क्या बता रहा है कि आपका वाई अक्ष के समांतर खींची गई है ना, वाई अक्ष के समांतर खींची गई है, इसको मान लेते हैं। अब देखो ये क्या है, आपका डिमांड रेखा है, ये डिमांड रेखा है। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है कि इसी के अक्ष के समांतर खींचा गया है, तो ये जो इसकी कीमत होगी उसका मान क्या होगा, तो इसका जो इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखेंगे कैसे 0 होगा। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन दिख रहा है नहीं, ठीक है, तो ऐसे मांग को हम लोग पूर्णतः बेलोचदार मांग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं। ठीक है, इसलिए आपका ये ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर। ठीक है, आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जो ये है आपका 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्या बता रहा है कि यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण Q इक्वल टू 10 - P है तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत 2 रुपये होने पर वस्तु की मांग मात्रा क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो Q इक्वल टू दिया हुआ आपका 10 - P और एक इकाई दिया हुआ कितना, 2। तो अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप पुट करो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 8। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा है कि एक सरल रेखा मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच का मान मांग है। मतलब ये बता रहा है कि जो मांग रेखा है वो प्रत्येक बिंदु पर मांग का जो कीमत लोच होगा वो क्या होगा, तो आपको पता होनी चाहिए। देखिए 1 मिनट, कीमत लोच आप देखो, अगर हम इस तरह का एक एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका ये लाइन है, ठीक है, ठीक, तो ये जो सरल रेखा मांग रेखा है डी वक्र है, इसमें बता रहा है कि कीमत रोज का मान क्या होगा। अगर आप देखोगे कि इसके सेंटर में न, ये आपका ई डी इक्वल टू 1 रहता है। जैसे ही आप नीचे जाओगे तो ई डी जो है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, और वो आपका लेस देन हो जाएगा। और उसी का आपके ई डी इक्वल टू नीचे क्या हो जाएगा, लेस देन
इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके ऊपर क्या होगा कि ईडी इक्वल टू ईडी ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे ईडी, ठीक है, ईडी जो होगा, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे जो ईडी होगा वो आपका हो जाएगा इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपका जो होगा कि जो लोज का मान होगा, यानी कि कीमत के जो लोज का मान होगा वो आपका क्या होगा, सी नंबर होगा, है ना। वो हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 12, ठीक है। माना कि एक बाजार में केवल दो उपभोक्ता हैं तथा एक वस्तु के लिए जिनकी मांग को निम्न तालिका से दिखाया गया है, ठीक है। आप एक बार टेबल को देखेंगे कि P इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 तक दिया गया है। D1 जो है आपका 9 8 7 6 5 4 3, यानी कि घटते क्रम में है, ठीक है। और D2 भी जो आपका घटते क्रम में है, 24 20 18 16 14 12 और 10। पूछा क्या है कि वस्तु की कीमत 4 पर, 4 आप देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं वस्तु की कीमत यहाँ पे 4, वस्तु की कीमत ये आपका 4 हो गया, ठीक है। वस्तु की कीमत 4 पर वस्तु की बाजार मात्रा क्या होगी, ठीक है। तो जो बाजार मात्रा होती है वो पहले समझेंगे कि व्यक्तिगत मांग जोड़ने पर, व्यक्तिगत मांग को जोड़ने पर ही हमें क्या मिलता है, तो बाजार मांग निकलता है। तो आप देखो अगर 66 प्लस 16 कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, बताओ, 22। हाँ, कहीं देखिए ऑप्शन में 22 नज़र आ रहा है, देखिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका 22 हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या में उदासीनता वक्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था, है ना, किसने किया था, जो उदासीनता वक्र का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा J.R. हिक्स, ठीक है। लेकिन इसमें आप एक चीज़ और जान लेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि J.R. जो हिक्स हैं उनका फुल फॉर्म क्या है, उनके नाम का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे सर सर जॉर्डन, है ना, जॉर्डन सर जॉर्डन सर जॉर्डन रि, सर जॉर्डन रिकार्ड रिकार्ड हिक्स, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया करता है एग्जाम में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा है कि रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग, अगर किसी एक वस्तु का कीमत कम हो जाएगा तो दूसरे वस्तु की मांग में क्या क्या अंतर पड़ेगा, वो शून्य होगा, कम होगा, तीव्र गति से बढ़ेगा, है ना, या तो फिर बढ़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर एक वस्तु की कीमत में कमी होगा तो दूसरे की वस्तु में भी क्या हो जाएगी, मांग में भी कमी हो जाएगी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर जैसे आपका बी हो जाएगा उसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस वस्तु संयोग का मांग संयुक्त मांग होती है ना। तो आप देख सकते हैं कि किसका जो मांग है वो एकदम संयुक्त मांग होगा, कॉम्बिनेशन में होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो कार और पेट्रोल का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि यदि किसी वस्तु की मांग रेखा मात्रा अक्ष यानी कि एक्स अक्ष के समांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग इसके पहले देखे थे, क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है वो सेम है, बस उसमें वाई एक्स पूछा था, इसमें एक्स एक्स पूछा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसका जो ग्राफ होगा वो आपका ये पूछ रहा है कि एक्स अक्ष के जो समांतर हैं तो वस्तु की मांग का जो कीमत लोच होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर आप देखते होंगे कि इसमें जो ईडी है ना, वो क्या हो जाता है, इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाता है। ये आप कहाँ जा रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, किस साधन की कीमत को ब्याज कहा जाता है, ठीक है। किस साधन की कीमत को ब्याज कहा जाता है। तो हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखा है
कि यहाँ पे हर एक ऑप्शन का है ना, श्रम, पूंजी, भूमि, साहस, ये तीनों चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि श्रम को मजदूरी प्राप्त होता है, पूंजी को ब्याज प्राप्त होता है, भूमि को लगान प्राप्त होता है, जो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक प्रकार से एक पॉजिटिविटी होता है। लेकिन जस्ट उसका उल्टा जो आपका क्या है, साहस, ठीक है, साहस जो है वो आपको क्या है, इसका ये आपका जो है वो नेगेटिविटी होता है, जिसमें एक प्रकार से लॉस होता है ना, और उसका जो एक प्रकार के से क्या है, उद्यमी या तो मालिक उसका सब कुछ होता है, ठीक है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ब्याज का जो होता है वो क्या होता है, पूंजी होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि दो साधन श्रम कैपिटल एल और पूंजी के लिए उत्पादन फलन का स्वरूप होगा, ठीक है। तो इसका जो स्वरूप होगा 18 का वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल के, है ना। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। एक उत्पादन फलन में साधनों के किस संयोग को शामिल किया जाता है ना। अगर उत्पादन फलन कर रहे हैं तो उसे किस साधन का हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे, किस संयोग को शामिल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है वो डी, किसी भी संयोग को शामिल कर सकते हैं। इसमें देखिए तकनीकी रूप से अध्यक्ष को भी शामिल कर सकते हैं, तकनीकी रूप से अध्यक्ष को भी शामिल कर सकते हैं, आर्थिक रूप से अध्यक्ष भी शामिल सकते हैं, इसलिए हम किसी भी संयोग को भी शामिल कर सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बता रहा है कि उस वक्र को क्या कहा जाता है जो समान उत्पादन करने वाले दो साधनों के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं, विभिन्न संयोगों को जो दर्शाता है उसको बोलते हैं सम उत्पाद वक्र, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दो साधनों एल तथा के लिए उत्पादन फलन क्यू इक्वल टू ये एल के पावर अल्फा और के पावर बीटा है। तो श्रम की 0 इकाई के रोजगार से कुल उत्पादन क्या होगा, है ना। चलिए इसको देखते हैं। तो इसका पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो उत्पादन होगा वो 0 होगा, बट कैसे होगा एक बार देख लेते हैं। देखिए अगर आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि Q इक्वल टू ये, ठीक है, एल अल्फा और के बीटा, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। लेकिन क्या बता रहा है कि जिसको जो इस श्रम है एल, है ना, लेबर, उसकी इकाई क्या है, 0 कर दिया है। तो आप 0 करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपका है, ठीक है, और ये क्या बता रहा है, 0 है गुने के बीटा। तो आप देखते होंगे कि 0 से जो टकराता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब कि ये आपका टोटल जो आपका क्या हो जाएगा, 0। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार उत्पाद अक्ष एक्स अक्ष के समांतर होता है, ठीक है। तो 22 का जो आंसर होगा वो आपको क्या हो जाएगा, कुल स्थिर लागत, है ना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, है ना, ये आपका ये नंबर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखते हैं कॉप डगलस 23। कॉप डगलस उत्पादन फलन क्यू इक्वल टू ये एल अल्फा के बीटा में पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए 23 का जो होगा, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, वृद्धिमान मतलब कि ज़्यादा। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए प्लस बी। ये क्या बात कर रहा है, वृद्धिमान का, इसलिए क्या हो जाएगा 1। अगर ये आपका ह्रासमान का करता तो क्या होगा, माइनस में हो जाता। या अगर ये समता का करता तो आपका इक्वल टू जीरो हो जाता, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। एक लागत फलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। ऑप्शन बता रहा है कि यह आगतों का अधिकतम लागत संजोगों को व्यक्त करता है। बी बता रहा है यह उत्पादन और साधनों के बीच का संबंध है। सी है यह लागत और आगतों के बीच का संबंध है। और डी है एक लागत फलन में न्यूनतम लागत आगतों के संयोग को सम्मिलित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा
सी नंबर, आप याद रखेंगे सी नंबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। एक उत्पादक दो साधनों श्रम और पूंजी के भिन्न तीन संयोग x, इसमें से l दिया हुआ 6 और k 3, y l4 k 4 तथा z l3 k 3 से किसी वस्तु की 40 इकाई का उत्पादन कर सकता है, यह मानते हुए कि श्रम और पूंजी पर उसे प्रति इकाई लागत क्रमशः 2 रुपये और 3 रुपये है, तो उत्पादन के लिए किस साधन संयोग का चयन होगा। ठीक है, तो किसका चयन करेंगे हम लोग, एक्स का चयन करेंगे, वाई का चयन करेंगे, जेड का चयन करेंगे, या एक्स तथा जेड में से कोई एक को चयन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये आपका न्यूमेरिकल है, इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स का करेंगे। देखिए एक्स का करेंगे तो आप देखो यहाँ पे है ना क्या बता रहा है कि यहाँ पे ये 2 रुपये और यहाँ पे 3 रुपये। ठीक है, तो देखिए अगर एक्स का करेंगे हम यहाँ पे तो एक्स का कैसे करेंगे, देखिए कि 6 × 2 बराबर क्या होगा 12। फिर आपको बता रहा है यहाँ पे क्या है, पूंजी के है, तो पूंजी में 3 है, तो 3 गुने क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 रुपये, तो क्या हो जाएगा ये आपका 9। अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 21। ठीक है, अब दूसरा देखिए वाई को, 4 × 2 इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 8 है ना, और फिर कितना हो जाएगा 4 × 3 ये हो जाएगा आपका 12, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब हम एक्स हो गया वाई हो गया, अब देखिए जेड को करते हैं। जेड कितना है 3 और 6, मतलब कि 3 × 2 ये हो जाएगा आपका 6, और 6 × 3 6 × 3 ये हो जाएगा आपका 18, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका पूछा गया है कि सबसे किस संयोग का हम प्रयोग करेंगे जिसमें सबसे कम आएगा है ना, तो इसका हम क्या करेंगे प्रयोग करेंगे। देखिए ये आपका जो है पाई सबसे कम होगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, बी हो जाना चाहिए। इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 26 नंबर। अल्पकाल में एक उत्पादक को 50 रुपये की लागत का वहन करना ही पड़ता है, चाहे वह उत्पादन ना करे, तथा वस्तु की 10 इकाई उत्पादन करने के परिवर्तनशील साधनों पर 60 रुपये खर्च करना होता है ना। तो औसत कुल लागत का मान क्या होगा, है ना। औसत यानी कि एवरेज, एवरेज जो है आपका टोटल कॉस्ट, इसका मान पूछा है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसको। देखिए औसत कुल लागत एवरेज टोटल कॉस्ट ए टी सी, ये आपको निकालना है। ठीक है, इससे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे टी सी। तो टी सी कैसे निकालेंगे, देखिए टी सी का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आप यहाँ पे देखोगे कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है, तो जो आपका है ना वो आपका दिया हुआ है 50 प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 10। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो ये आपका सॉरी 10 नहीं 60 दिया हुआ, सॉरी 60 है ना, इसको जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 110 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आपको निकालना है ए टी सी। याद रखेंगे इसको, ए टी सी का फॉर्मूला होता है ना टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब टोटल कॉस्ट हमारा कितना आ गया 110 डिवाइडेड बाय, देखो इकाई कितना है यानी क्वांटिटी कितना है 10, तो 10 आ गया। अब देखो 0 से 0 क्या आ जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 11। ठीक है, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे 27 नंबर। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती है ना, तो 27 का जो हो जाएगा आपका सी। जो देखिए एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की बात कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा सी नंबर समरूप। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 पूछा है कि एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत स्वीकारक कौन होता है? जो कीमत को स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, वो कौन होता है? एक विक्रेता, सॉरी केवल विक्रेता, केवल क्रेता, क्रेता और विक्रेता दोनों, कोई नहीं। ठीक है, तो 28 का जो हो जाएगा आपका ये नंबर, यानी कि केवल विक्रेता ही करता है जो स्वीकार कर लेता है। और 29 नंबर देखिए। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए कुल यागम वक्र का आकार कैसा होता है? उसका फिगर पूछ रहा है। ठीक है, तो 29 का जो हो जाएगा आपका एक धनात्मक ढाल वाली रेखा होती है ना, यानी कि पॉजिटिविटी जो आपका ढाल होगा वो आपका रेखा होगी। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। इस तरह का जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये न्यूमेरिकल्स को आप ध्यान से देखेंगे। आपने अपने साथ क्या करो, एक कलम कॉपी लेकर के बैठो और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की कमी होने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 5% की वृद्धि हो जाती है। मतलब कि वस्तु की कीमत में 4% कमी हो रहा है, तो उसका जो सप्लाई है वो क्या हो जा रहा है, 5% की वृद्धि हो जा रहा है। तो वस्तु की जो पूर्ति होगी ये क्या होगी? पूर्णतः बेलोचदार होगी, पूर्णतः लोचदार होगी, सापेक्षिक लोचदार होगी और सापेक्षिक बेलोचदार होगी। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे समझेंगे कि जो इसकी जो मात्रा है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ES इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू होता है मात्रा में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन बट्टा, है ना, कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन। ठीक है, तो मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ है? तो 5, यानी कि जब हम 4% की कमी करते थे तो मात्रा में कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है? 5। तो 5 बट्टा क्या हो जाएगा? 4। अब इसको डिवाइड करोगे तो 1.25 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो रहा है कि औसत से ज़्यादा, इकाई से ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब है ये सापेक्षिक क्या हो जाएगा? लोचदार हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप याद रखेंगे ये ऑप्शन नंबर सी, सापेक्षिक लोचदार हो जाएगा। चलिए सॉरी, अब 31 नंबर देखते हैं। एक दीर्घ काल में पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए वस्तु की कीमत औसत लागत से कम है तो फर्म वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा? ठीक है, ये क्या बता रहा है कि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए वस्तु की कीमत क्या है? औसत से कम है ना। तो वस्तु की कीमत क्या होगा? वस्तु की जो इकाई कीमत होगा, है ना, इकाई जो उत्पादन क्या होगा, है ना। तो 31 का जो हो जाएगा आपका डी। इसका हम निर्धारण नहीं कर सकते, इसका हम डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए अब 32 नंबर देखते हैं कि यदि एक बाजार में फर्मों की संख्या बढ़ जाए तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी? कोर्स इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे आप याद रखेंगे कि यदि एक बाजार में फर्मों की संख्या बढ़ जाएगी तो वस्तु की पूर्ति जो होगी आपका क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। बाजार में पूर्ति अधिक की स्थिति उत्पन्न होती है जब वस्तु का उत्पादन अधिक हो, वस्तु की पूर्ति अधिक हो, वस्तु के स्टॉक में वृद्धि हो, वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो। ठीक है, इसका 33 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका जो होगा डी नंबर, है ना, मांग की तुलना में पूर्ति अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 बता रहा है कि दीर्घकाल में वस्तु की मांग बढ़ने से साम्य कीमत मतलब उसका जो इक्विवेलेंट कीमत है उसमें क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा, कम हो जाएगा, या तीव्र गति से वृद्धि होगा? अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए 34 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। क्या बता रहा है 35 नंबर क्वेश्चन कि बाजार संरचना में प्रतियोगिता बढ़ने से फर्मों के बीच प्रतियोगिता के व्यवहार में क्या होगा? कमी होगा, वृद्धि होगा, या तीव्र गति से वृद्धि होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये आपका 35 का जो हो जाएगा आपका वृद्धि हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 36 नंबर। एक अधिकारी
एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच एक से कम होती है ना? ये क्या बता रहा है? एक से कम होती है, सॉरी, एक एक से कम होती है ना, एक से कम होती है, ठीक है, एक से कम होती है, ऐसे मान लेते हैं हम लोग। तो सीमांत आय क्या होगी? शून्य होगी। सीमांत आय धनात्मक होगी, और सीमांत आय औसत आय से के बराबर होगी, और सीमांत आय ऋणात्मक होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 36 का डी नंबर। सीमांत आय ऋणात्मक हो जाएगी। सिंपल सी बात है, जैसे ही कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। एक एकाधिकारी बाजार में फर्म की कुल संप्राप्ति अधिकतम होगी जब सीमांत संप्राप्ति का मान क्या होगा? 0 होगा, ऋणात्मक होगा या अधिकतम होगा। तो ये क्या हो जाएगा? जब 0 हो जाएगा, है ना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, एक एकाधिकार निम्न में से किसका निर्धारण कर सकता है ना? केवल कीमत का, केवल मात्रा का, एक साथ कीमत और मात्रा दोनों का, और कीमत मात्रा में किसी एक का। तो 38 का जो हो जाएगा आपका, जो एक एकाधिकारी जो होता है वो आपका किसी एक को कर सकता है, जो चाहे कीमत का कर सकता है या फिर मात्रा कर सकता है, इसलिए 38 का आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए अब 39 नंबर देखते हैं कि एक फर्म संतुलन की अवस्था में होगी जब एक लागत और कुल संप्राप्ति समान होगी, एक लागत सीमांत संप्राप्ति के बराबर होगी, एक संप्राप्ति की सीमांत लागत के बराबर होगी, कुल संप्राप्ति और कुल लागत के बीच का अंतर अधिकतम होगा, इसलिए 39 का हो जाएगा ये डी नंबर। इसका जो दोनों का डिफरेंसेस क्या होगा? मैक्सिमम होगा, है ना, इसका डिफरेंसेस अधिकतम होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सबसे लास्ट 40, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान देंगे। नीचे दिए गए एक फर्म के लिए सीमांत लागत अनुसूची से वस्तु की 5 इकाई उत्पादन से कुल आगम क्या होगा? देखिए टोटल आपको रेवेन्यू पूछा है, कुल आगम पूछा है, कहाँ से? 5 तक, है ना। तो आप क्या करोगे ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं मात्रा 1 से लेकर के 8 तक दिया हुआ है, सीमांत आगम जो है आपका, है ना, 10 8 6 4 2 0 -2 -4। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे कुल आगम, टोटल रेवेन्यू क्या होता है। तो देखिए टोटल रेवेन्यू क्या होता है कि एक फार्म द्वारा किसी वस्तु की विशेष मात्रा को बेचने से जो राशि प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कुल आगम, टोटल रेवेन्यू कहते हैं। तो इसमें टोटल रेवेन्यू आप लोग निकालना है, और कहाँ से निकालना है? तो 5 से निकालना है। तो ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देंगे हम, 10 + 8 + 6 + 2 +4 + 2। आप इसको क्या करोगे? ऐड करोगे। तो ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा 30, ठीक है। आप देखो ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है 30, है ना, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है आपका? 30, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 30। चलिए इस तरह से हम लोगों ने 1 से लेकर के 40 तक क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कशन के साथ कंप्लीट किया। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो पसंद आएगा, ठीक है। अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ इसका बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा जो वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है, और आप उसका एक प्रकार से लाभ उठा सकें। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।